हे गाइस, वेलकम बैक टू योर चैनल जर्नी टू सक्सेस। आज हम करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जितना भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस मैराथन क्लास में। तो सबसे पहले हमें मीनिंग पता होना चाहिए कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट होता क्या है। तो अकॉर्डिंग टू जेएल मैसी, हम एक ऑथर की डेफिनेशन लेके चलेंगे। अकॉर्डिंग टू जेएल मैसी, फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑब्टेनिंग एंड इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग फंड्स नेसेसरी फॉर एफिशिएंट ऑपरेशंस। मतलब ऐसी ऑपरेशनल एक्टिविटी ऑफ बिजनेस है जो रिस्पॉन्सिबल है हमें फंड को कैसे ऑब्टेन करना है और कैसे उनको इफेक्टिवली यूज करना है। ऑब्टेनिंग प्लस इफेक्टिवली यूटिलाइजिंग ऑफ फंड्स। अब स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन में क्या क्या आ जाएगा? देखो, बहुत सारी चीजें स्कोप ऑफ फाइनेंस फंक्शन का पार्ट बनेगी। सबसे पहले हमें रिक्वायरमेंट पता होनी चाहिए कि हमारी फर्म की क्या रिक्वायरमेंट्स हैं फाइनेंस को लेके। जब हमें हमारी रिक्वायरमेंट पता लग गई, उसके बाद हम स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे, कैपिटल स्ट्रक्चर डिसाइड करेंगे। देन वी विल डिसाइड द सोर्सेज ऑफ फाइनेंस, सिलेक्टिंग अ प्रॉपर पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट कैसी होनी चाहिए, क्या क्या हम कंट्रोल्स इंप्लीमेंट करेंगे, और अगर इनके सरप्लसेस बच जाते हैं तो उनका प्रॉपर यूज हम कैसे करेंगे। तो स्कोप ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट के बेसिकली ये 7 पॉइंट्स हैं। एस्टिमेटिंग रिक्वायरमेंट्स, डिसाइडिंग द कैपिटल स्ट्रक्चर, सिलेक्टिंग अ सोर्स ऑफ फाइनेंस, सिलेक्टिंग अ पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, प्रॉपर कैश मैनेजमेंट, इंप्लीमेंटिंग द फाइनेंस कंट्रोल्स एंड प्रॉपर यूज ऑफ सरप्लसेस। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है फाइनेंस के फंक्शंस। देखो, फाइनेंस के फंक्शंस हम बेसिकली दो एंगल पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। एक तो है कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन और एक है ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन। तो जो कंसेप्चुअल क्लासिफिकेशन है वो फर्दर हम डिवाइड कर सकते हैं ट्रेडिशनल कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस और मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ फाइनेंस फंक्शंस में। जो हमारी ऑपरेशनल क्लासिफिकेशन है दैट कुड बी एग्जीक्यूटिव फाइनेंस फंक्शंस और इंसिडेंटल फाइनेंस फंक्शंस। तो फाइनेंस फंक्शंस दो एंगल में, कंसेप्चुअल और ऑपरेशनल। जो कंसेप्चुअल है दैट कुड बी फर्दर ट्रेडिशनल और मॉडर्न, और जो ऑपरेशनल वाले हैं दैट कुड बी एग्जीक्यूटिव और इंसिडेंटल। अब फाइनेंस फंक्शंस हम दो ऑथर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी पढ़ सकते हैं। होम्स या जेम्स सीवी ने क्या कहा है कि जो फाइनेंस फंक्शन है दैट कुड इन्वॉल्व 3 टाइप्स ऑफ डिसीजंस, या तो इन्वेस्टमेंट डिसीजंस, या फाइनेंसिंग डिसीजन, या डिविडेंड डिसीजन। या अगर हम वॉल्कर के अकॉर्डिंग बात करें तो वॉल्कर ईडब्ल्यू के अकॉर्डिंग जो फाइनेंस के फंक्शंस हैं दैट कुड बी फाइनेंशियल प्लानिंग, फाइनेंशियल कोऑर्डिनेशन एंड फाइनेंशियल कंट्रोल। अब बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन कैसी होनी चाहिए अगर हमें फाइनेंस करनी है। तो ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर क्या होता है? तो देखो, सबसे टॉप पे आ गई हमारे पास बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसके नीचे आ गया एमडी, हमारी फाइनेंस कमेटी बैठी है। उसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट फॉर प्रोडक्शन हो गया, वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस हो गया, एंड वाइस प्रेसिडेंट फॉर सेल्स हो गया। जो हमारा वाइस प्रेसिडेंट फॉर फाइनेंस है उसके अंडर एक तो आ जाएगा फाइनेंशियल कंट्रोलर। कौन आ जाएगा? फाइनेंशियल कंट्रोलर। और एक आ जाएगा ट्रेजरर। जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है दैट पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एनुअल रिपोर्ट्स, बजटिंग, कंट्रोल एंड प्लानिंग, प्रॉफिट को एनालाइज करने के लिए, अकाउंटिंग और पेरोल करने के लिए। और ऑन द अदर हैंड जो ट्रेजरर है वो एडिशनल फंड्स अरेंज करेगा, ऑडिट के बारे में जानेगा, कैश मैनेजमेंट करेगा, प्रोटेक्ट करेगा फंड्स को, रिलेशनशिप मेंटेन करेगा अदर बैंक्स के साथ। नेक्स्ट है व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है? हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट हम करते क्यों है, हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है? ठीक है, तो मेन एम क्या है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कि जो ओनर का इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको हमें मैक्सिमाइज करना है। मतलब ऑनर का जो इकोनॉमिक वेलफेयर है उसको हमने मैक्सिमाइज करना है। तो बेसिकली ऑब्जेक्टिव्स हम दो पार्ट में पढ़ेंगे। एक तो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन और एक है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन एंड वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन है इसके हम कुछ फेवर में पॉइंट्स देखेंगे, कुछ ड्रॉबैक्स में पॉइंट्स देखेंगे। तो देखो, प्रॉफिट है वो ही हमारा बिजनेस का मेन एम है। अगर हमें किसी भी बिजनेस की एफिशिएंसी को जानना है तो वो उसके लिए बैरोमीटर एक्ट करता है जो हमारा प्रॉफिट है। मेन सोर्स ऑफ फाइनेंस है क्योंकि जो हमारा प्रॉफिट है उससे ही हम फर्दर फाइनेंस का सोर्स बनता है और उससे फर्दर इन्वेस्टमेंट करके हम ग्रोथ एनेबल कर सकते हैं। बट इस अप्रोच के बहुत सारे ड्रॉबैक्स भी हैं। एम्बिग्विटी है, मतलब ये अप्रोच क्लियर नहीं है, और ये अप्रोच रिस्क फैक्टर को भी इग्नोर करती है और टाइम वैल्यू ऑफ मनी को भी इग्नोर करती है। और इस जो ये वाला ऑब्जेक्टिव है उसकी एक ड्रॉबैक ये भी है कि दिस पॉलिसी डज नॉट क्लियर एनीथिंग अबाउट द डिविडेंड पॉलिसी। ऑन द अदर हैंड अगर हम वेल्थ मैक्सिमाइजेशन की बात करें तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन में आएगा कि आपको मैक्सिमम यूटिलिटी किस चीज से मिल रही है, वो तब मिलेगी जब मैक्सिमम हो जाएगी शेयर होल्डर्स की वेल्थ। तो इसके फेवर में क्या पॉइंट्स है? जो ये वाली अप्रोच है ये फेवर करती है लॉन्ग रन को,
ठीक है, इसमें वैल्यू मैक्सिमाइजेशन है और जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं सबका इंटरेस्ट सर्व होता है और लॉन्ग रन सर्वाइवल के लिए ये अप्रोच अच्छी है। बट इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसके ड्रॉबैक्स क्या हैं? अगर कंफ्लिक्ट हो जाता है शेयर होल्डर्स और मैनेजमेंट के बीच तो ये अप्रोच कंफ्लिक्ट का रीजन बन जाती है। और ये जस्ट आइडिया है, अगर हम रियल लाइफ में इंप्लीमेंट करने चले इस अप्रोच में काफी सारी प्रॉब्लम्स है और काफी सारी कॉन्ट्रोवर्सीज फेस करनी पड़ती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है टाइम वैल्यू ऑफ मनी। टाइम वैल्यू ऑफ मनी क्या कहता है कि जितनी भी करंट रिसीट्स हैं मनी की इज हायर देन फ्यूचर रिसीट ऑफ मनी। मतलब जो मनी की वैल्यू आज हम रिसीव कर रहे हैं वो ज्यादा है रेदर देन वही सेम अमाउंट अगर हम रिसीव करें आफ्टर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। मतलब आज एक 10 रुपए की जितनी कीमत है वो ज्यादा है, अगर हम यही 10 रुपीज 10 साल बाद देखें तो उसकी वो वैल्यू कंपेरेटिवली कम होगी सेम अमाउंट की। तो इसके लिए टाइम वैल्यू ऑफ मनी की बेसिकली दो टेक्निक्स है। अगर हम प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू है, इधर है प्रेजेंट वैल्यू। अगर हम फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम डिस्काउंटिंग करते हुए चलेंगे, और अगर हम प्रेजेंट वैल्यू से फ्यूचर वैल्यू की तरफ जा रहे हैं तो हम कंपाउंडिंग करते हुए चलेंगे। नेक्स्ट हमारा आ जाता है सोर्सेज ऑफ लॉन्ग टर्म फाइनेंस। बहुत सारे सोर्सेज है लॉन्ग टर्म फाइनेंस के, जैसे हो गया शेयर कैपिटल हो गया, मतलब उसमें प्रेफरेंस और इक्विटी शेयर्स आ गए, डिबेंचर्स आ गए, रिटेन्ड अर्निंग्स आ गया, इंस्टीट्यूशनल पब्लिक फाइनेंसिंग आ गया, इंस्टीट्यूशन से हम लोन्स वगैरह ले रहे हैं, वो सारा लॉन्ग टर्म फाइनेंस का पार्ट है। बाकी अगर हमें सोर्सेज डिवाइड करने हैं फाइनेंस के वो हम काफी सारे बेसिस के अकॉर्डिंग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आ गया पीरियड के अकॉर्डिंग। पीरियड के अकॉर्डिंग कौन कौन सा आ गया? शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, मीडियम टर्म। शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म। ठीक है, शॉर्ट टर्म के एग्जांपल्स क्या होगी? कमर्शियल पेपर, डेफर्ड इनकम। लॉन्ग टर्म की आ गई शेयर्स, डिबेंचर्स। मीडियम टर्म की एफडी, लोन्स वगैरह आ गए। नेक्स्ट आ गया ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप। ऑनरशिप के बेसिस पे कैसे करेंगे? एक तो हो गया ओन्ड कैपिटल, एक हो गया बोरोड कैपिटल। ओन्ड मतलब जो खुद ऑन कर रहे हैं, जैसे शेयर कैपिटल हो गया, रिटेन्ड अर्निंग हो गया। बोरोड मतलब डिबेंचर्स, लोन्स, बॉन्ड्स। उसके बाद सोर्सेज ऑफ फाइनेंस के अकॉर्डिंग आ गया, एक तो हो गया इंटरनल सोर्सेज, एक हो गया एक्सटर्नल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज जैसे रिटेन्ड अर्निंग, एक्सटर्नल सोर्सेज मतलब जैसे अपने शेयर्स या डिबेंचर्स इशू किए हैं। नेक्स्ट है मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग। मोड्स ऑफ फाइनेंसिंग में क्या आएगा? एक तो आएगा सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग। ये 3 पार्ट्स में हम डिवाइड करेंगे। ऊपर वाला तो था सोर्सेज ऑफ फाइनेंसिंग, ये है मोड ऑफ फाइनेंसिंग। तो ये है सोर्स सिक्योरिटी फाइनेंसिंग, इंटरनल फाइनेंसिंग, लोन फाइनेंसिंग। तो सिक्योरिटी फाइनेंसिंग में क्या आएगा? शेयर्स या डिबेंचर्स आएगा। इंटरनल फाइनेंसिंग में आएगा रिटेन्ड अर्निंग्स वगैरह हो गया। लोन फाइनेंसिंग में आएगा लोन्स वगैरह। उसके बाद नेक्स्ट है फाइनेंशियल फोरकास्टिंग। क्या होता है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग रेफर्स टू द प्रेडिक्टिंग ऑफ फ्यूचर इकोनॉमिक कंडीशंस ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एंड प्रेजेंट इन्फॉर्मेशन। मतलब पास्ट और जो प्रेजेंट हमारे पास इन्फॉर्मेशन है उसके बेसिस पर फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना क्या कहलाता है? फाइनेंशियल फोरकास्टिंग कहलाता है। इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है और इसके कुछ मेथड भी हैं। मेथड ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बेसिकली फाइनेंशियल फोरकास्टिंग के 6 मेथड हैं। बॉटम अप अप्रोच, टॉप डाउन अप्रोच, हिस्टोरिकल अप्रोच, साइंटिफिक अप्रोच, डिडक्टिव अप्रोच और ज्वाइंट ओपिनियन अप्रोच। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है सेल्स फोरकास्ट। सेल्स फोरकास्ट क्या होता है? मतलब आपने एस्टिमेट करना कि आपकी बजट पीरियड में कितनी एक्सपेक्टेड सेल्स रहने वाली हैं। तो इसके लिए बहुत सारे फैक्टर्स हैं जो सेल्स फोरकास्ट को हमें एस्टिमेट करने में हेल्प करते हैं। एक तो हो गया अवेलेबिलिटी ऑफ रॉ मटेरियल। मतलब आपका कितना रॉ मटेरियल आपके पास अवेलेबल है या आपके पास कितना फाइनेंस अवेलेबल है, उससे आपको पता लगेगा कि आपको और कितनी सेल्स फोरकास्ट हो सकती है। बाकी ये प्लांट की कैपेसिटी कितनी है, सीजनल फ्लक्चुएशंस कैसी हैं, पास्ट ईयर की सेल्स की फिगर्स कैसी हैं, या जो भी रिपोर्ट सेल्स पर्सन तैयार करते हैं उन रिपोर्ट्स में क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट है परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट एंड इनकम स्टेटमेंट। तो बेसिकली अगर हमें परफॉर्मा तैयार करना है बैलेंस शीट का या इनकम स्टेटमेंट का, हमारे पास 2 मेथड्स होते हैं परफॉर्मा तैयार करने के लिए। तो पहला मेथड है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, दूसरा है बजटेड मेथड। पहला है परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड और दूसरा है बजटेड मेथड। तो बेटर है कि आप इन दोनों मेथड्स का मिक्स यूज करो, वो ज्यादा बेटर होगा। अगर हमें बेसिकली हल्का सा आइडिया चाहिए कि इनकम स्टेटमेंट का परफॉर्मा कैसे होता है, तो देखो यहाँ पे इनकम स्टेटमेंट आप यहाँ पे करंट ईयर लिख लो, यहाँ पे परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड यूज कर रहे हो, बजटेड वो कैलकुलेट करते चलना। तो सबसे पहले आपके पास सेल्स होंगी या रिवेन्यू होंगे, उसमें आपको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करना होगा। तो जो आपके पास आएगा दैट यू विल गेट इज ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट में जितना भी आपका टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट है आप उसको माइनस कर दोगे। जो आपके पास आएगा वो आएगा ईबीआईटी, दैट इज अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। तो उसमें से अगर आप इंटरेस्ट एक्सपेंसेस माइनस कर दोगे तो आपके पास ईबीटी आ जाएगा, दैट इज इंटरेस्ट बिफोर टैक्स। जब टैक्स भी कम कर दोगे तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। देन यू विल डिडक्ट द लेस प्रेफर्ड डिविडेंड, और उसके बाद जो आपकी अर्निंग्स है वो अवेलेबल फॉर डिविडेंड आपके पास आ जाएंगी। उसमें से आप डिविडेंड कम माइनस कर दोगे तो लास्ट में आपके पास आएगा दैट यू विल गेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है,
नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट। तो परफॉर्मा ऑफ बैलेंस शीट में क्या आएगा, देखो यहाँ पे करंट ईयर में आपके क्या क्या एसेट्स हैं। एसेट भी दो टाइप के हो सकते हैं, एक तो टोटल करंट एसेट्स हो सकते हैं, टोटल फिक्स एसेट्स हो सकते हैं। करंट में क्या क्या हो सकता है, कैश, इन्वेंट्री, अकाउंट रिसीवेबल, वो सारे आप एड अप कर दोगे। उसके अलावा जितने भी आपके फिक्स एसेट्स हैं, जैसे प्लांट हो गया, लैंड एंड बिल्डिंग हो गया, अदर फिक्स एसेट्स हो गए, इन सबको एड अप कर दोगे तो आपके पास टोटल एसेट्स आ जाएंगे। और ऑन द अदर हैंड आगे आप लिखोगे इक्विटीज एंड लायबिलिटीज। तो इक्विटीज एंड लायबिलिटीज में एक तो आ गया ऑनर्स कैपिटल, एक नॉन करंट लायबिलिटीज, एक करंट लायबिलिटीज। इन सबको ऐड करके जो आपकी टोटल लायबिलिटीज और इक्विटी आ जाएगी, तो जो टोटल लायबिलिटीज एंड इक्विटी आएगी दैट विल बी इक्वल टू टोटल एसेट्स। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट। ग्रोथ एंड एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट में हमें क्या जानना है कि अगर हमें जानना है कि कोई फर्म ग्रो कर रही है या उसमें उसको एक्सटर्नल फंड की रिक्वायरमेंट है, तो हम कैसे असेस करेंगे। तो बेसिकली इसको असेस करने के लिए हमारे पास चार तरह की रेशो होती है। एक तो होती है डेट इक्विटी रेशो, एक होती है एसेट टू सेल्स रेशो, एक होती है रिटेंशन रेशो, एक होती है नेट प्रॉफिट मार्जिन। डेट इक्विटी रेशो, एसेट टू सेल्स रेशो, रिटेंशन रेशो, नेट प्रॉफिट मार्जिन। तो इसका फॉर्मूला क्या है कैलकुलेट करने का एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट का। एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट इज इक्वल टू ए अपॉन एस माइनस एल अपॉन एस, ये आपको ब्रैकेट्स में डालना है, ए अपॉन एस माइनस एल अपॉन एस। उसके बाद चेंज इन एस, ठीक है, माइनस, उसके बाद फिर से ब्रैकेट स्टार्ट हो रहा है एम एस वन, फिर ब्रैकेट माइनस वन माइनस डी, फिर ब्रैकेट क्लोज। तो आपका क्या, ए क्या है टोटल एसेट, एस क्या है सेल ऑफ करंट ईयर। टोटल एसेट अपॉन सेल ऑफ करंट ईयर माइनस लायबिलिटीज, एल फॉर लायबिलिटीज अपॉन सेल ऑफ करंट ईयर, ठीक है, ये ब्रैकेट में है। देन आपको मल्टीप्लाई करना है एक्सपेक्टेड इंक्रीज कितना रहने वाला है सेल में। उसके बाद माइनस आप करोगे मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन इंटू सेल, प्रोजेक्टेड सेल फॉर नेक्स्ट ईयर। देन ब्रैकेट में वन माइनस डिविडेंड पे आउट रेशो। तो ये आपको फॉर्मूला लर्न करना पड़ेगा एक्सटर्नल फंड रिक्वायरमेंट निकालने के लिए, ठीक है। तो अब हम आ गए हैं यूनिट नंबर 2 पर। इसमें हम लास्ट मिनट रिवीजन करते हुए करेंगे यूनिट नंबर 2 को कंटिन्यू। अब हमारा टॉपिक है इन्वेस्टमेंट डिसीजन क्या होता है। अगर कैपिटल बजटिंग पूछ ले या आपको इन्वेस्टमेंट डिसीजन पूछ ले, तो इसका बेसिकली मतलब ऐसा होता है कि आपको नॉन फ्लेक्सिबल लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स करना है। नॉन फ्लेक्सिबल मतलब इरिवर्सिबल इन नेचर, और लॉन्ग टर्म मतलब लंबे टाइम पीरियड के लिए आपको अपने फंड्स को किसी चीज में चैनलाइज करना है। तो इसमें क्या क्या चीजें आएंगी, इसके एग्जांपल्स क्या है। सपोज आप कोई एक्वायर कर रहे हो एसेट, या किसी एसेट का आप रिप्लेसमेंट कर रहे हो, या फिर आप एक्सपांशन के बारे में सोच रहे हो, या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के बारे में सोच रहे हो। तो बेसिकली अभी क्या इंपॉर्टेंस है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, क्योंकि इन्वेस्टमेंट डिसीजन में लार्ज अमाउंट ऑफ मनी लगती है, लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ऑफ फंड्स होता है, और जो हम करते हैं वो इरिवर्सिबल इन नेचर होता है। तो इसलिए इसकी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है। उसके अलावा नेशनल लेवल पे भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस होती है इन्वेस्टमेंट डिसीजन की, क्योंकि हमारी इकोनॉमी पे बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। हमारी जो फर्म है उसकी प्रॉफिटेबिलिटी पे भी इफेक्ट होता है, और जो चीजें हैं वो बहुत ज्यादा अनसर्टेन और रिस्की होती हैं। इसलिए हमें अच्छे से ध्यान से पूरा इन्वेस्टमेंट डिसीजन को करना चाहिए। अभी बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं और डिफिकल्टीज आती हैं व्हाइल टेकिंग द इन्वेस्टमेंट डिसीजंस। सबसे पहले कुछ चीजों का लैक होता है। एक तो हो गया लैक ऑफ डाटा, डाटा ही नहीं है हमारे पास ताकि हम डिसीजन ले पाए। फंड्स ही नहीं है, फंड्स ही नहीं होंगे तो चैनलाइज कैसे करेंगे। इन्वेस्टमेंट का एनवायरनमेंट ही नहीं है, ऑप्शंस बहुत कम है, कभी कभी हमें ऐसे लगता है। उसके अलावा जो फॉरेन पॉलिसी है वो हमारे फेवरेबल में नहीं है, या इन्वेस्टमेंट पॉलिसीज हैं वो हमारे फेवरेबल में नहीं है। इकोनॉमिक कंडीशंस हैं जो इकोनॉमी की वो अच्छी नहीं है, या फिर प्राइस में बहुत ज्यादा फ्लक्चुएशंस हैं। तो ये कुछ तरह की डिफिकल्टीज हैं जो इन्वेस्टमेंट डिसीजन लेने में हमें प्रॉब्लम के तौर पे आती हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा टॉपिक है डिटरमाइनिंग द कैश फ्लोज। जब भी टॉपिक आ जाए डिटरमाइन कैसे करना है कैश फ्लो, तो हम चार एस्पेक्ट्स के बारे में बात करेंगे। एक तो है कैश फ्लो वर्सेस अकाउंटिंग इनकम, एक है टाइमिंग ऑफ कैश फ्लो, एक है इंक्रीमेंटल कैश फ्लो, एक है रिलायबल कैश फ्लो, ठीक है। रिलायबल कैश फ्लो में क्या आएगा, मतलब एरर्स तो होने, तो हमें एरर्स होंगे, इसलिए हमें सेफ साइड लेके लिखना चाहिए कि हाँ ये एरर्स हो सकते हैं, मार्जिन ऑफ एरर रखना चाहिए। अभी कैश फ्लो और अकाउंटिंग इनकम में क्या डिफरेंस होता है। देखो जो कैश फ्लो बाय अ प्रोजेक्ट है दैट इज इक्वल टू रिवेन्यू जनरेटेड बाय द प्रोजेक्ट माइनस रिवेन्यू जनरेटेड विदाउट द प्रोजेक्ट। इन दोनों का हम डिफरेंस निकाल लेंगे। उसमें से हम माइनस करेंगे कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विद द प्रोजेक्ट, और उसमें से माइनस कर देंगे कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट विदाउट द प्रोजेक्ट। उसके बाद हम क्या करेंगे, डेप्रिसिएशन विद द प्रोजेक्ट में से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन विदाउट द प्रोजेक्ट। तो रिवेन्यू में से कैश ऑपरेटिंग कॉस्ट और डेप्रिसिएशन का जो नेट नेट वाला आएगा उन दोनों को क्या कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करेंगे वन माइनस टी के साथ। यहाँ पे टी क्या है,
है मार्जिनल टैक्स रेट, फर्म का जो मार्जिनल टैक्स रेट है उसके साथ हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 माइनस टी के साथ, और लास्ट में जो हमने ये वाला जो डेप्रिसिएशन नेट वाला था इसको सब्ट्रैक्ट किया था ना, इसको हम एड अप कर देंगे। ठीक है, आई होप आपको हल्का सा आइडिया मिला होगा कि अगर डिटरमाइनिंग कैश फ्लोज आ जाए तो उसके अंडर क्या क्या पॉइंट्स आने वाले हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है मेथड्स ऑफ कैपिटल बजटिंग। अगर हमें कैपिटल बजटिंग करनी है तो उसके हमारे पास कौन कौन से मेथड्स हैं। बेसिकली दो टाइप के मेथड है, एक तो है ट्रेडिशनल मेथड और एक है डिस्काउंटेड मेथड, जिसको टाइम एडजस्टेड मेथड भी बोलते हैं। जो ट्रेडिशनल मेथड है वो फर्दर डिवाइडेड होता है 3 टाइप्स में, और जो टाइम एडजस्टेड और डिस्काउंटेड मेथड है दैट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स। तो जो ट्रेडिशनल मेथड है उसके फर्दर 3 टाइप्स में जो पहला है वो है पे बैक मेथड। पे बैक मेथड मतलब टोटल पीरियड इन विच टोटल इन्वेस्टमेंट इन एसेट पे बैक इटसेल्फ। तो कितना टाइम पीरियड लगता है, जितनी आपने टोटल इन्वेस्टमेंट की है वो अपने आप को पे बैक कितने टाइम पीरियड के अंदर करती है, वो है पे बैक मेथड। तो इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, कितना टोटल कॉस्ट लगा आपको वो एसेट लेने में अपॉन एनुअल कैश फ्लो, कैश इनफ्लोज। तो एनुअली आप कितने कैश इनफ्लोज आ रहे हैं उसके साथ आप उसको डिवाइड कर दोगे। नेक्स्ट आपका है इंप्रूवमेंट टू पेबैक पीरियड मेथड। जो हमारा पिछला पेबैक पीरियड मेथड था उसमें हम कुछ इंप्रूवमेंट्स करेंगे, तो 4 तरह की इंप्रूवमेंट्स हो सकती है। एक तो है पोस्ट पेबैक प्रॉफिटेबिलिटी मेथड, तो इसमें जो पोस्ट प्रॉफिटेबिलिटी हो रही है हम उसको भी ऐड कर देंगे, या फिर पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड। तो पोस्ट पेबैक प्रोबेबिलिटी मेथड, पोस्ट पेबैक पीरियड मेथड, और उसके अलावा हो सकता है पेबैक रेसिप्रोकल मेथड या फिर डिस्काउंटेड पेबैक मेथड। तो ये सारे थोड़े से फर्दर डिविजन्स हैं इंप्रूवमेंट टू द पेबैक पीरियड मेथड के। लास्ट मेथड है अंडर द ट्रेडिशनल अप्रोच। वो क्या है, ट्रेडिशनल मेथड के अंडर थर्ड वाला है रेट ऑफ रिटर्न मेथड। कौन सा मेथड, रेट ऑफ रिटर्न मेथड। इसका मतलब है प्रोजेक्ट्स रैंक अकॉर्डिंग टू रिटर्न। तो जितनी जितनी रिटर्न आ रही है उस अकॉर्डिंग हम प्रोजेक्ट्स की रैंकिंग कर देते हैं। तो जिनकी जो हमारा कट ऑफ रेट है उससे हाई रिटर्न आ रही है उसको हम एक्सेप्ट कर लेते हैं, और अगर कट ऑफ रेट से लो आ रही है उन प्रोजेक्ट्स को हम रिजेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है डिस्काउंटेड मेथड, जिनको टाइम मॉडर्न मेथड्स भी बोलते हैं, और एक और हमने इसका नाम किया था डिस्काउंट मेथड का, वो था टाइम एडजस्टेड मेथड। तो ये मॉडर्न मेथड था, वो ट्रेडिशनल मेथड थे। इसमें आएगा एक तो नेट प्रेजेंट वैल्यू, एक आएगा इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, एक आएगा प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। तो नेट प्रेजेंट वैल्यू में क्या आएगा, प्रोजेक्ट विद हाईएस्ट नेट प्रेजेंट वैल्यू इज सिलेक्टेड। और इन मेथड्स का और ट्रेडिशनल मेथड्स का फर्क क्या है कि जो डिस्काउंटेड या मॉडर्न मेथड्स हैं, दीज मेथड्स कंसीडर टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जो हमने पहले यूनिट में समझा है। ठीक है, तो जिन प्रोजेक्ट्स की हाईएस्ट एनपीवी होगी उनको हम कंसीडर कर लेंगे, उनको हम सिलेक्ट कर लेंगे। जो इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न मेथड है इसको यील्ड मेथड भी कहते हैं और ट्रायल एंड एरर यील्ड मेथड भी कहते हैं। इसका फॉर्मूला है P इज इक्वल टू R1 अपॉन 1 प्लस R प्लस R2 अपॉन R1 1 प्लस R का स्क्वायर, R3 अपॉन 1 प्लस R का क्यूब, या फिर मतलब ऐसे ऐसे करते जाएंगे जब तक Rn प्लस 1 अपॉन R की पावर n तक। ठीक है, R क्या है, कितना कैश फ्लो है, कितना कैश फ्लो है, P क्या है प्रेजेंट वैल्यू, और n क्या है कितना ईयर चल रहा है, कौन सा कितने नंबर ऑफ ईयर्स है। उसके बाद लास्ट हमारा है प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स। प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स अगर हमें नेट निकालना है वो हम कैसे निकालेंगे, प्रॉफिटेबिलिटी इंडेक्स नेट इज इक्वल टू एनपीवी दैट इज नेट प्रेजेंट वैल्यू अपॉन इनिशियल कैश आउटले, अपॉन इनिशियल कैश आउटले। अब हमारे लास्ट एक दो टॉपिक रह गए यूनिट 2 का, वो करते हैं। देखो रिस्क एनालिसिस, रिस्क एनालिसिस करने के बेसिकली दो मेथड्स हैं, रिस्क एनालिसिस के दो मेथड्स हैं। एक तो है रडार मेथड RADR, और एक है सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड। RADR मेथड की फुल फॉर्म है रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट। तो जो रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट है दैट इज इक्वल टू रिस्क फ्री रेट प्लस रिस्क प्रीमियम। तो जो RADR है दैट इज रिस्क एडजस्टेड डिस्काउंट रेट, वो किसके इक्वल है, रिस्क फ्री रेट के और रिस्क प्रीमियम के। इसमें क्या है, अगर तो कोई प्रोजेक्ट हमने जिसमें रिप्लेसमेंट करनी है सिर्फ, तो उसका जो रेट होगा दैट विल बी इक्वल टू MCC। MCC क्या होता है, मार्जिनल वेट एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल, मार्जिनल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। ठीक है, और अगर हमें एक्सपेंशन करनी है रिलेटेड एरिया में तो जो रेट लगेगा वो लगेगा MCC प्लस फ्यू पॉइंट्स एज प्रीमियम। और अगर हमें एक्सपेंशन करनी है इनटू एन अनरिलेटेड एरिया दैट विल बी इक्वल टू MCC प्लस सेवरल पॉइंट्स एज प्रीमियम। तो अगर आपको जो NPV है दैट इज ग्रेटर देन 0 डिस्पाइट द RADR, देन वो हम प्रोजेक्ट को एक्सेप्ट कर लेंगे, अगर आपका NPV ग्रेटर देन 0 है डिस्पाइट द RADR। ठीक है, नेक्स्ट है सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड। इसमें क्या है
कि आपने कह दिया कि आप ग्रंटेड रिटर्न दैट समवन वुड एक्सेप्ट नाउ, आपको कोई रिटर्न मिल रहा है, आप उसको एक्सेप्ट अभी के अभी कर लोगे, रेदर देन आपको थोड़ा सा ज्यादा मिले इन फ्यूचर जो कि अनसर्टेन है, आप आज वाला ही एक्सेप्ट कर लोगे रेदर देन टेकिंग अ चांस ऑन हायर बट अनसर्टेन थिंग दैट इज इन द फ्यूचर। तो इसके जो यूजुअली कॉफिशिएंट है सर्टेनली इक्विवेलेंट मेथड के, दीज कॉफिशिएंट्स लाई बिटवीन 0 and 1। ठीक है, नेक्स्ट हमारा है कॉस्ट ऑफ डिफरेंट सोर्सेज ऑफ रेजिंग कैपिटल। आपको बहुत सारे सोर्सेज से कैपिटल रेज करनी है, तो उसके लिए आपको क्या क्या कॉस्ट लगेगी। पहले तो हमें कॉस्ट ही क्लियर होनी चाहिए। जो कॉस्ट है वो बहुत सारे टाइप्स की हो सकती है, स्पेसिफिक कॉस्ट भी हो सकती है, कंबाइंड कॉस्ट भी हो सकती है। उसके अलावा अगर हम क्लासिफिकेशन करें, कॉस्ट एक्सप्लिसिट भी हो सकती है, इम्प्लिसिट भी हो सकती है, फ्यूचर कॉस्ट भी हो सकती है, हिस्टोरिकल कॉस्ट भी हो सकती है। तो हम इसको 4 पॉइंट्स ऑफ व्यू से पढ़ेंगे। या तो कॉस्ट क्या है डेट की, कॉस्ट क्या है प्रेफरेंस शेयर की, कॉस्ट क्या है इक्विटी कैपिटल की, और कॉस्ट क्या है रिटेन्ड अर्निंग की। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है बेसिकली आपको पता है जो आप इंटरेस्ट देते हो दैट इज योर कॉस्ट ऑफ डेट, है ना। अगर हमें इक्वेशन से रिप्रेजेंट करना है वो हम कैसे करेंगे, कॉस्ट ऑफ डेट इज इक्वल टू 1 माइनस टी इंटू टी आर। केडी क्या है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, टीआर क्या है रेट ऑफ इंटरेस्ट, और टी क्या है टैक्स लायबिलिटी। अगर इनकेस आपके पास कोई भी टैक्स लायबिलिटी नहीं होती है देन कॉस्ट ऑफ डेट इज डायरेक्टली इज इक्वल टू रेट ऑफ टैक्स। ठीक है, अब आ जाते हैं कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर में। कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर, जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है वो 4 चीजों पर बेस्ड है। एक तो आप कितना डिविडेंड दे रहे हो, क्या उसका मार्केट प्राइस है, क्या उसका इशू प्राइस है, क्या आप किस प्रीमियम पे या किस डिस्काउंट पे आप उसको इशू कर रहे हो। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रेफरेंस शेयर है दैट इज अ फंक्शन ऑफ डिविडेंड, मार्केट प्राइस, इशू प्राइस या प्रीमियम या डिस्काउंट जिस पे भी आप प्रेफरेंस शेयर्स को इशू कर रहे हो। उसके बाद लास्ट आ जाता है कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैपिटल। ये बेसिकली 3 मॉडल्स पर बेस्ड होता है। एक तो होता है डिविडेंड मॉडल, एक होता है डिविडेंड ग्रोथ मॉडल, एक होता है अर्निंग मॉडल। और जो कॉस्ट ऑफ रिटेन्ड अर्निंग है, अगर आप उनको इन्वेस्ट नहीं करोगे तो आपका फंड वहीं ब्लॉक पड़ा रहेगा। तो आपको देखना पड़ेगा कि रिटेन्ड अर्निंग आपको फर्दर इन्वेस्ट करनी है या शेयर होल्डर्स में ही डिवाइड कर देनी है। नेक्स्ट हमारा है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अगर हमें वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल निकालना है, उसका फॉर्मूला है वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू समेशन एक्स डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। एक्स क्या है कॉस्ट ऑफ स्पेसिफिक सोर्स और डब्ल्यू क्या है हमने कितना स्पेसिफिक सोर्स को वेट असाइन किया है। तो जो वेटेड एवरेज है वो बहुत सारे बेसिस पर हम निकालते हैं। एक तो हो गया एग्जिस्टिंग कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक फ्यूचर कैपिटल स्ट्रक्चर के बेसिस पे, एक मार्केट वैल्यू ऑफ कैपिटल के बेसिस पे। तो वेटेड एवरेज हम निकाल सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ एग्जिस्टिंग कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर कैपिटल, ऑन द बेसिस ऑफ आइडल कैपिटल स्ट्रक्चर, या फिर मार्केट वैल्यू ऑफ द कैपिटल। कमिंग ऑन टू यूनिट नंबर 3, देखो लीवरेज क्या है, फर्म की एबिलिटी टू यूज फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स और फंड्स ताकि वो जो रिटर्न दे रही है अपने ऑनर्स को उसको इंक्रीज कर सके। ऑनर्स कौन है, फर्म के जो इक्विटी शेयर होल्डर्स हैं। अगर हम बेसिक इजी डेफिनेशन में बात करें, मतलब जितना ज्यादा लीवरेज होगा उतना ही रिस्क होगा और उतना ही ज्यादा रिटर्न होगा ऑनर्स को, फर्म के जो कि इक्विटी शेयर होल्डर्स है। तो इसमें जो फर्म है उसकी एबिलिटी कि वो अपनी फिक्स्ड कॉस्ट एसेट्स को या फंड्स को कैसे इंक्रीज कर रही है या कैसे यूज कर रही है। तो जो बेसिकली लीवरेज है वो 2 टाइप्स की होती है, या तो होती है ऑपरेटिंग लीवरेज या होती है फाइनेंशियल लीवरेज। जब हम मिक्स एंड मैच कर देते हैं ऑपरेटिंग एंड फाइनेंशियल लीवरेज का तो उसको हम बोलते हैं कंबाइंड लीवरेज या फिर टोटल लीवरेज। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है इसमें सिर्फ हम बात करेंगे जो फर्म्स के एसेट्स हैं उनको कैसे यूज कर रही है। तो मींस बाय द यूज ऑफ फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द एंटरप्राइज इज इंक्रीज्ड। तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है इसको निकालने का फॉर्मूला क्या है, ऑपरेटिंग लीवरेज इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। जो कंट्रीब्यूशन है दैट इज इक्वल टू सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट, और जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग लीवरेज है वो निकालने का फॉर्मूला है कंट्रीब्यूशन अपॉन ऑपरेटिंग प्रॉफिट। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट कैसे निकलेगा, कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट करके। अगर हमें डिग्री ऑफ ऑपरेटिंग लीवरेज निकालनी है तो वो हम कैसे निकाल लेंगे, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट्स अपॉन परसेंटेज ऑफ सेल्स, परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट अपॉन परसेंटेज ऑफ सेल्स। नेक्स्ट है फाइनेंशियल लीवरेज। इसमें क्या है, यूज ऑफ फिक्स्ड चार्जेस, यूज ऑफ
फिक्स्ड चार्जेस या सोर्सेज ऑफ फंड्स सच एज डेट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अलोंग विद इक्विटी शेयर कैपिटल इन द कैपिटल स्ट्रक्चर। मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर कैपिटल के साथ अगर हम डेट या प्रेफरेंस शेयर कैपिटल को भी यूज कर रहे हैं तो उसको हम कैसे यूज करके जो शेयर होल्डर्स हैं उनका बेनिफिट इंक्रीज कर सकते हैं, तो वो है फाइनेंशियल लीवरेज। तो अगर हमें डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज निकालना है तो उसका फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन ईबीआईटी, या फिर हम बोले ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। ठीक है, फिर ईबीटी क्या है, ईबीआईटी क्या है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, और ईबीटी क्या है, अर्निंग बिफोर टैक्स। तो अगर हमें कंबाइंड लीवरेज निकालनी है या टोटल लीवरेज निकालनी है तो हम मल्टीप्लाई कर देंगे ऑपरेटिंग लीवरेज को और फाइनेंशियल लीवरेज को। ठीक है, उसके बाद जो हमारी ऑपरेटिंग लीवरेज है दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी अपॉन परसेंटेज ऑफ सेल्स, और जो हमारी फाइनेंशियल लीवरेज है दैट इज इक्वल टू परसेंटेज ऑफ ईपीएस अपॉन परसेंटेज ऑफ ईबीआईटी। तो ईबीआईटी और ईबीआईटी कट हो जाएगा, तो जो हमारी कंबाइंड लीवरेज बनेगी वो बनेगी परसेंटेज चेंज इन ईपीएस अपॉन परसेंटेज चेंज इन सेल्स। या फिर हम दूसरे फॉर्मूला से बात करें, जो ऑपरेटिंग हमारी लीवरेज है दैट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी, और जो फाइनेंशियल लीवरेज है दैट इज ईबीआईटी अपॉन ईबीटी। तो जो नेट हमारा बनेगा दैट वुड बी ईबीआईटी और ईबीआईटी कट हो जाएगा, लास्ट में बचेगा कंट्रीब्यूशन अपॉन ईबीटी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कैपिटल स्ट्रक्चर की क्या क्या थ्योरीज हैं। तो क्या कैपिटल स्ट्रक्चर ही क्या होता है, हमें ये क्लियर होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर मींस कंपोजिशन ऑफ कैपिटल। हमारी कंपोजिशन क्या है कैपिटल की, जिसमें जितने भी लॉन्ग टर्म सोर्सेज हैं जैसे लोन्स हो गया, रिजर्व्स हो गया, शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स आ गया, वो सारा आ जाता है। तो हमारा जो फर्म है उसका कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है। कैपिटल स्ट्रक्चर के डिफरेंट पैटर्न्स हो सकते हैं, जैसे कि सिर्फ इक्विटी शेयर कैपिटल हो सकती है, किसी की कैपिटल स्ट्रक्चर में इक्विटी शेयर्स भी हो सकते हैं, प्रेफरेंस शेयर भी हो सकते हैं, या फिर किसी के स्ट्रक्चर में इक्विटी भी है, प्रेफरेंस शेयर भी है, डिवेंचर्स भी हैं। अब थ्योरीज क्या हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। बेसिकली ये चार थ्योरीज हैं कैपिटल स्ट्रक्चर की। कौन कौन सी, नेट इनकम अप्रोच, नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, द ट्रेडिशनल अप्रोच, द एमएम अप्रोच। तो चारों अप्रोचेस को हम वन बाय वन करेंगे। तो सबसे पहले आ जाता है नेट इनकम अप्रोच। कौन सी अप्रोच, नेट इनकम अप्रोच। नेट इनकम अप्रोच को कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर्स अप्रोच भी बोलते हैं। इसमें मतलब जो कैपिटल स्ट्रक्चर है हम वो बोलते हैं कि जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो जेन्युइनली मैटर करता है। ठीक है, इसमें क्या है कि अगर किसी कंपनी की या किसी फर्म की हाई फाइनेंशियल लीवरेज है, मतलब हाई डेट है, इसका मतलब है जो उसका ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो डिक्लाइन हो जाएगा ओवरऑल वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो इनडायरेक्टली हम बात कर रहे हैं उसकी जो इक्विटी वैल्यू ऑफ शेयर्स है कंपनी में वो इंक्रीज हो जाएंगे, और अगर लो फाइनेंशियल लीवरेज है तो ये प्रोसेस उल्टा हो जाएगा। तो नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग कैपिटल स्ट्रक्चर मैटर करता है। नेट इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैटर करता है। तो अगर आपकी हाई लीवरेज है तो आपका ओवरऑल कॉस्ट कम हो जाएगी, जिसकी वजह से आपका जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो इंक्रीज हो जाएगी। इसके एजम्पशंस हम बेसिकली तीन मेन करके चलते हैं। इसके एजम्पशंस क्या कहती हैं, कोई भी टैक्स नहीं है, कॉस्ट ऑफ डेट कम है कॉस्ट ऑफ इक्विटी से, और जो रिस्क इन्वेस्टर को कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई उसके रिस्क परस्पेक्शन पे फर्क नहीं पड़ता अगर आप डेट ले रहे हो। रिस्क परसेप्शन ऑफ इन्वेस्टर्स डज नॉट चेंज बाय द यूज ऑफ डेट। तो अगर हमें इसकी डायग्राम बनानी है हम कैसे बनाएंगे, कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पे लिखेंगे वाई एक्सिस पे, एक्सिस पे लिखेंगे डिग्री ऑफ लीवरेज। तो कॉस्ट ऑफ डेट की स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी की स्ट्रेट लाइन है। तो जो ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल है दैट वुड बी लाइक दिस, जो ये लाइन बनी हुई है ना डायगनली ऐसे। ठीक है, तो इसमें इसका मतलब यही है कि अगर इनकेस आपका जो हाई फाइनेंशियल लीवरेज है और आपकी जो ओवरऑल कॉस्ट है वो आपकी कम हो जाएगी, और इनडायरेक्टली ये बात कहेंगे कि आपकी जो इक्विटी शेयर्स है फर्म की उसकी वैल्यू इंक्रीज हो रही है। इसका फॉर्मूला क्या है, ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल इज इक्वल टू कॉस्ट ऑफ डेट इंटू डी अपॉन डी प्लस एस प्लस कॉस्ट ऑफ इक्विटी एस अपॉन डी प्लस एस। एस क्या है, मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, डी क्या है मार्केट वैल्यू ऑफ डेट, के डी क्या है कॉस्ट ऑफ डेट, और के ई क्या है कॉस्ट ऑफ इक्विटी। नेक्स्ट हमारा है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के अकॉर्डिंग जो कैपिटल स्ट्रक्चर है वो मैटर ही नहीं करता, आपका जैसा मर्जी कैपिटल स्ट्रक्चर है आपके कॉस्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा, ये मेथड ये कहता है।
तो ये किसने सजेस्ट किया था? ये डेविड डूरन ने सजेस्ट किया था। ये बिल्कुल ऑपोजिट है नेट इनकम अप्रोच मेथड का। इसमें क्या है, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो आपकी सेम रहेगी, आपके कैपिटल स्ट्रक्चर का कोई भी उस पर इफेक्ट नहीं पड़ेगा। बेशक आपकी जो डेट इक्विटी रेशियो है वो 50-50 है, 20-80 है, 0-100 है, किसी भी रेशियो में है तो आपकी कॉस्ट ऑफ कैपिटल पे कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। हर एक स्ट्रक्चर ऑप्टिमल स्ट्रक्चर है, ये बोलता है नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। और चेंज इन कैपिटल स्ट्रक्चर का मार्केट वैल्यू पर कोई भी इफेक्ट नहीं होता है। इसकी अजम्पशंस क्या है? एक तो है नो टैक्स, कोई भी टैक्स नहीं है, रिस्क सेम है। अगर आप कोई भी डेट इक्विटी मिक्स कर रहे हो, जो लेवल ऑफ रिस्क है वो सेम है। जो मार्केट कैपिटलाइज वैल्यू है फर्म एज अ होल, मार्केट कैपिटलाइज वैल्यू ऑफ अ फर्म एज अ होल हमें कंसीडर करके चलनी है। तो इसकी डायग्राम क्या होगी? कॉस्ट ऑफ कैपिटल हम यहाँ पे लेंगे y एक्सिस पे और डिग्री ऑफ लीवरेज हम लेंगे x एक्सिस पे। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है वो स्ट्रेट लाइन है, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसी करके एक डायगोनल लाइन है, और जो ओवरऑल कॉस्ट है वो एक तरह से पैरेलल है, कांस्टेंट है विद टू कॉस्ट ऑफ डेट। अगर हमें इन दोनों मेथड्स जो हमने पहले किया, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच, इसके अकॉर्डिंग वैल्यू ऑफ फर्म निकालनी है तो वो कैसे निकलेगी? EBIT अपॉन KO। KO क्या है? ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कैपिटल। नेक्स्ट है ट्रेडिशनल अप्रोच। जो ट्रेडिशनल अप्रोच है उसको बोलते हैं इंटरमीडिएट अप्रोच। जो ये दोनों अप्रोच है ना, नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग अप्रोच, इन दोनों का एक तरह से क्या है? मिड वे है। क्या है? मिड वे है। इन दोनों के पॉइंट्स अच्छे वाले पॉइंट्स ले लेती है। तो इसने कहा इनिशियल फेज में तो क्या होगा, जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है, जितना जितना आप डेट बढ़ाओगे उतना उतना आपका कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होता जाएगा। मतलब ये नेट इनकम अप्रोच का पॉइंट ले लिया। उसके बाद आप एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच जाओगे डेट इक्विटी मिक्स पे, मिक्स के एक ऑप्टिमम लेवल पे पहुंच गए। उसके बियॉन्ड दैट आप जितना भी कॉस्ट ऑफ डेट इंक्रीज करोगे तो फाइनेंशियल रिस्क बढ़ेगा। पहले तो कम होता था ना डेट लेने पे, बाद में वो बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो मिक्स है ये नेट इनकम अप्रोच और नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच का। तो इसकी डायग्राम देखो कैसे बनेगी। एक्स एक्सिस पे तो हमने ले लिया डिग्री ऑफ लीवरेज, वाई एक्सिस पे ले लिया कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो जो कॉस्ट ऑफ डेट है दैट वुड बी लाइक दिस, और जो कॉस्ट ऑफ इक्विटी है वो एक तरह से ऐसा होगा लाइन, और जो हमारा कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो पहले कम होगा, फिर स्टेबल हो जाएगा, फिर बढ़ने लग जाएगा। तो जो ये वाला लेवल है दैट इज रेंज ऑफ ऑप्टिमल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है MM अप्रोच। कौन सा अप्रोच? MM अप्रोच। इस MM का फुल फॉर्म है मोडी गिलानी मिलर अप्रोच। कौन सी? मोडी गिलानी मिलर अप्रोच। इसमें हमने ना दो थ्योरीज लेनी है, एक तो थ्योरी ऑफ रेलिवेंस और एक थ्योरी ऑफ इररेलिवेंस कैपिटल स्ट्रक्चर। देखो हमने जो पहली वाली अप्रोचेस थी ना, किसी में भी टैक्स को कंसीडर नहीं किया था। हमने बोला था कि हमने टैक्स कंसीडर ही नहीं करने, बट रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता, टैक्स तो होते ही हैं। तो इसमें दो थ्योरीज है, एक तो इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स और एक है जब कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट करते हैं। जब टैक्स नहीं एग्जिस्ट करते उसको हम बोलते हैं थ्योरी ऑफ इररेलिवेंस, और जब टैक्स एग्जिस्ट करते हैं उस थ्योरी को हम बोलेंगे थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। तो जब टैक्स एग्जिस्ट नहीं करते तो वो कौन सी अप्रोच के साथ आइडेंटिकल है? NOI अप्रोच, दैट इज नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच। जब टैक्स एग्जिस्ट करते हैं तो ये किस अप्रोच के साथ आइडेंटिकल है? NI अप्रोच, दैट इज नेट इनकम अप्रोच। अब सबसे पहले हम डायग्राम और ये सारा कुछ करेंगे एब्सेंस ऑफ टैक्स के साथ। एब्सेंस ऑफ टैक्स के साथ ये किसके साथ अप्रोच है, किसके साथ अलाइन कर रहा है? तो नेट ऑपरेटिंग इनकम अप्रोच के साथ। तो इसमें हमारी क्या एग्जम्पशंस है? कोई भी टैक्स नहीं है, परफेक्ट मार्केट है, जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, और जो रिस्क है वो आइडेंटिकल है। रैशनल इन्वेस्टर, आइडेंटिकल रिस्क, परफेक्ट मार्केट और नो टैक्स। तो इसकी जो डायग्राम है वो कुछ इस तरह बनेगी। वाई एक्सिस पे कॉस्ट ऑफ कैपिटल, एक्स एक्सिस पे डिग्री ऑफ लीवरेज। तो जो ये वाला है कॉस्ट ऑफ कैपिटल, कॉस्ट ऑफ डेट वो ऐसा बनेगा, कॉस्ट ऑफ इक्विटी ऐसा बनेगा, और जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो एक स्ट्रेट लाइन बनेगी। इसमें जो एब्सेंस ऑफ टैक्स है, इसमें एक प्रोसेस फॉलो होता है जिसको वो हम बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रोसेस। आर्बिट्रेज प्रोसेस क्या होता है कि इक्विलिब्रियम की कंडीशन है ना, क्योंकि जब आप बाय करते हो एट लो प्राइस और सेल करते हो हाई प्राइस, जब तक प्रॉपर ऑप्टिमम लेवल चलता रहता है। तो नेक्स्ट हमारा आ जाता है व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट। व्हेन कॉर्पोरेट टैक्स एग्जिस्ट, तो इसका मतलब है वैल्यू ऑफ फर्म विल इंक्रीज और कॉस्ट ऑफ कैपिटल विल डिक्रीज विद द यूज ऑफ टैक्स। वैल्यू ऑफ फर्म बढ़ेगी या कॉस्ट ऑफ कैपिटल कम होगी जब आप डेट को यूज करोगे। इस थ्योरी को बोलते हैं थ्योरी ऑफ रेलिवेंस। ये कॉरेस्पॉन्ड करती है NI अप्रोच के साथ। इसका जो डायग्राम है वो सारे डायग्राम से थोड़ा डिफरेंट है। इसमें हमने वाई एक्सिस में वैल्यू लेनी है, एक्स एक्सिस में डिग्री ऑफ लीवरेज लेना है। तो ये जो स्ट्रेट लाइन है दैट रिप्रेजेंट्स वैल्यू ऑफ अनलीवर्ड फर्म, और जो ये वाली लाइन है ये रिप्रेजेंट करती है वैल्यू ऑफ लीवर्ड फर्म। तो जो इसके बीच में गैप है दैट इज वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट टैक्स शील्ड।
तो इसके लिमिटेशंस क्या है, देखो इसमें क्या है, इसमें ना हम अज्यूम करके चलते हैं पर्सनल लीवरेज, जो कि इनकरेक्टली अज्यूम की जाती है एज अ परफेक्ट सब्सटीट्यूट ऑफ कॉर्पोरेट लीवरेज, जो कि एक्चुअल में नहीं होता है। और इसमें हम बोलते हैं कि ट्रांजैक्शन कॉस्ट इंटरफेयर्स, जो कि एक तरह की लिमिटेशंस है, जो कि ईएमएम अप्रोच है उसकी, ठीक है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक आ जाता है बिजनेस रिस्क एंड फाइनेंशियल रिस्क। देखो बिजनेस रिस्क क्या होता है, बिजनेस रिस्क मतलब अनसर्टेनिटी है, आपको पता नहीं कि फ्यूचर में आपको प्रॉफिट होगा, खतरा है कि फ्यूचर में लॉस हो सकता है, लीडिंग टू डाउनफॉल इन द बिजनेस, जैसे लॉकडाउन हो गया, लॉकआउट हो गया, स्ट्राइक्स हो गई, चेंजेस इन प्रेफरेंस हो गए कंज्यूमर के। तो इसके बेसिकली बिजनेस रिस्क के दो कंडीशन हो सकते हैं, एक तो हो गया इंटरनल रिस्क, एक हो गया एक्सटर्नल रिस्क। इंटरनल रिस्क कुछ हद तक हमारे कंट्रोल में होता है, बट जो एक्सटर्नल रिस्क है दैट इज बियॉन्ड द कंडीशंस ऑफ द बिजनेस। नेक्स्ट हमारा है फाइनेंशियल रिस्क। फाइनेंशियल रिस्क मतलब कैपिटल स्ट्रक्चर के साथ जुड़ा हुआ रिस्क। तो अगर फर्म का कोई भी डेट नहीं है, दैट मीन्स फर्म का कोई भी फाइनेंशियल रिस्क नहीं है। हालांकि अगर कोई डेट नहीं है तो बिजनेस रिस्क तो बहुत सारे हो सकते हैं। तो फाइनेंशियल रिस्क इज बेसिकली एसोसिएटेड विद द कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ द कंपनी। कैपिटल स्ट्रक्चर निकालने के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं। अगर हमें कैपिटल स्ट्रक्चर देखना है तो उसके लिए बहुत सारे डिटर्मिनेंट्स इफेक्ट करते हैं कैपिटल स्ट्रक्चर को। तो कैपिटल स्ट्रक्चर के डिटर्मिनेंट्स कौन कौन से हैं, कितने पीरियड के लिए फंड चाहिए, क्या नेचर है बिजनेस का, स्टेबिलिटी ऑफ सेल्स है या नहीं, रिस्क कितना है, इलास्टिसिटी ऑफ स्ट्रक्चर क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल क्या है, मैक्सिमम कंट्रोल किस में हमें चाहिए कंट्रोल या नहीं चाहिए, इन्वेस्टर्स की नीड्स क्या क्या है। तो वो सारा चीजें डिटरमाइन करने में हेल्प करती हैं कैपिटल स्ट्रक्चर ऑफ अ बिजनेस। बहुत सारी वेरिएशन होती हैं जब कैपिटल स्ट्रक्चर में, उसका इफेक्ट किस किस चीज पर पड़ता है। एक तो इफेक्ट पड़ता है ईपीएस पर, ईपीएस क्या है, अर्निंग पर शेयर, ईबीआईटी ईपीएस एनालिसिस पर, आरओआई आरओई एनालिसिस पर। तो वेरिएशंस इन कैपिटल स्ट्रक्चर के तीन टॉपिक है बेसिकली। एक तो है इफेक्ट ऑन ईपीएस, ईपी आईटी और ईपीएस एनालिसिस, आरओआई और आरओई एनालिसिस। सबसे पहले इफेक्ट क्या पड़ता है ईपीएस पर। ईपीएस क्या होता है, अर्निंग पर शेयर। तो बेस्ट प्लान वो वाला है जिसमें ज्यादा से ज्यादा अर्निंग पर शेयर होती है। तो अगर हमें ईपीएस निकालना है तो हम वो कैसे निकालेंगे, सबसे पहले हम लेंगे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, उसमें से माइनस कर देंगे इंटरेस्ट चार्जेस, तो हमारे पास आ जाएगा ईबीटी। ईबीटी मतलब अर्निंग बिफोर टैक्स। तो उसके बाद टैक्स को एडजस्ट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईएटी। ईएटी मतलब अर्निंग्स आफ्टर टैक्स। अर्निंग आफ्टर टैक्स को नंबर ऑफ शेयर्स के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा ईपीएस, दैट इज अर्निंग पर शेयर। नेक्स्ट हमारा है ईबीआईटी और ईपीएस एनालिसिस। तो इन्होंने कहा है जितना ज्यादा आपका ईबीआईटी है, अदर थिंग्स रिमेनिंग कॉन्स्टेंट, तो आप उतना ज्यादा आपको परमिट है कि आप उतना ज्यादा डेट ले सकते हो। ठीक है, आप उतना ज्यादा डेट ले सकते हो। तो इसमें डायग्राम क्या कह रही है, देखो यहाँ पे ईपीएस लेना है, यहाँ पे ईबीआईटी लेना है। ठीक है, ये आपका है इक्विटी प्लान। ठीक है, ये आपका है डेट प्लान। तो ये यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है, इस पॉइंट को हम बोलेंगे इंडिफरेंस पॉइंट। क्या बोलेंगे, इंडिफरेंस पॉइंट। तो जो ये वाली लाइन के इधर इधर वाला पोर्शन है, एक सेकेंड, जो ये वाला पॉइंट है इसका मतलब है आप इक्विटी लेने में बेनिफिट हो। अगर आप इस पॉइंट के इधर जाओगे तो उसका मतलब है डेट लेने में आपको एडवांटेज है। तो इंडिफरेंस पॉइंट आपको डिटरमाइन करने में हेल्प करता है। तो अगर आपका ईबीआईटी इज लेस देन इंडिफरेंस पॉइंट, ईबीआईटी जो है वो इंडिफरेंस पॉइंट से कम है, दैट मीन्स आपके लिए फेवरेबल है कि आप इक्विटी शेयर्स लो। और अगर आपका ईबीआईटी ज्यादा है डिफरेंस पॉइंट से, तो आपके लिए फेवरेबल है कि आप डेट लो। नेक्स्ट हमारा है आरओई और आरओआई रिलेशनशिप। आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट, और आरओई क्या है, रिटर्न ऑन इक्विटी, और आरओआई क्या है, रिटर्न ऑन इंटरेस्ट। ठीक है, अब अगर कोई भी डेट नहीं है, दैट मीन्स आपका जो रिटर्न ऑन इंटरेस्ट है दैट इज इक्वल टू रिटर्न ऑन इक्विटी। बट इन केस आपके पास कोई लोन है, आपके पास कोई डेट है, तो उस केस में आरओई इज ग्रेटर देन आरओआई, क्योंकि आपके जो इंटरेस्ट कंपोनेंट है वो इंक्लूड हो जाएगा। तो ये फॉर्मूला है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आपको आरओई और आरओआई का रिलेशनशिप जानना है तो आप ये फॉर्मूला लर्न कर सकते हो। इसमें मेंशन कर दिया कि फॉर्मूला में क्या चीज किसको रिप्रेजेंट कर रही है। देखो अभी हम करेंगे डिविडेंड मॉडल्स। डिविडेंड मॉडल्स बेसिकली दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है, एक तो है डिविडेंड रेलिवेंस मॉडल और एक है डिविडेंड इररेलिवेंस मॉडल। डिविडेंड रेलिवेंस मॉडल्स की एग्जांपल्स है, एक तो जो वॉल्टर का मॉडल है और एक जो गॉर्डन का मॉडल है, दीज आर डिविडेंड रेलिवेंस मॉडल्स। और जो एमएम हाइपोथेसिस है दैट इज डिविडेंड इररेलिवेंस मॉडल। ठीक है, अब हम तीनों के मॉडल्स हल्के हल्के ब्रीफ में करेंगे। देखो सबसे पहले बात आ जाती है वॉल्टर की। वॉल्टर क्या कहता है कि जो चॉइस ऑफ डिविडेंड है वो इफेक्ट करता है वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज को। तो वैल्यू ऑफ एंटरप्राइज इफेक्ट होती है बाय द चॉइस ऑफ योर डिविडेंड। तो वॉल्टर मॉडल की कुछ एजम्पशंस हैं। एक तो आप कोई भी न्यू डेट को या न्यू इक्विटी इशू नहीं करोगे। जितनी भी फाइनेंसिंग हो रही है आपकी फर्म में वो दैट शुड बी विद
रिटेन्ड अर्निंग से ही जितनी भी फाइनेंसिंग है वो होगी। आर और के जो ये फॉर्मूला है उसमें आर और के क्या होंगे, कांस्टेंट होंगे। जितना भी रिटेन्ड अर्निंग है या तो आप उसको तुरंत इन्वेस्ट कर दोगे या डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे इमीडिएटली, और जो फर्म की लाइफ है आप उसको लॉन्ग लाइफ मान के चलोगे। तो वॉल्टर के अकॉर्डिंग आपको मार्केट प्राइस पर शेयर निकालना है, तो आप कैसे निकालोगे, डी अपॉन के प्लस आर इंटू ई माइनस डी अपॉन के और फुल अपॉन में के। तो ये फॉर्मूला है जो कि आपको लर्न करना होगा। इसमें डी क्या है, डिविडेंड पर शेयर, ई क्या है, अर्निंग पर शेयर, आर क्या है, इंटरनल रेट ऑफ रिटर्न, और के क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब सिचुएशन इसमें बेसिकली तीन हो सकती है, तीन तरह की फॉर्म हो सकती है। एक तो ग्रोइंग फॉर्म, एक हो सकती है नॉर्मल फॉर्म, एक हो सकती है डिक्लाइनिंग फॉर्म। जो ग्रोथ फॉर्म है उसमें क्या है, आर इज ग्रेटर देन के, और जो नॉर्मल फॉर्म है आर इज इक्वल टू के, और जो डिक्लाइनिंग फॉर्म है उसमें क्या होगा, आर इज लेस देन के। तो अगर आपकी पे आउट रेशियो इंक्रीज होती है, जैसे पहले 0 है, फिर 40% होगी, फिर 100% होगी, तो मार्केट प्राइस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, जो ग्रोथ फॉर्म है उसमें मार्केट प्राइस डिक्रीज होगा, नॉर्मल फॉर्म में मार्केट प्राइस कांस्टेंट रहेगा, और डिक्लाइनिंग फॉर्म में जो मार्केट प्राइस है दैट वुड इंक्रीज। ठीक है, ये बेसिक है वॉल्टर के मेथड का। अब गॉर्डन क्या कहता है, गॉर्डन का पूरा नाम क्या है, मायरॉन गॉर्डन। इसके assumptions क्या है, हमें जो फॉर्म लेनी है वो सारी की सारी इक्विटी वाली फॉर्म लेनी है। बाकी जो चार मेन assumptions है वो सेम ही है वॉल्टर वाले मॉडल के साथ। इसमें क्या है, जितनी भी फाइनेंसिंग है दैट शुड बी डन थ्रू रिटेन अर्निंग्स, आर और के कांस्टेंट है, कोई भी टैक्स नहीं है, और लॉन्ग लाइफ हमें फॉर्म की मान के चलनी है। इसकी एक और एग्जाम्पशन है कि जो ग्रोथ रेट है दैट इज इक्वल टू जी इज इक्वल टू बी आर, इसको हमने कांस्टेंट लेके चलना है। तो जो गॉर्डन है इसके अकॉर्डिंग फॉर्मूला क्या है, पी ओ इज इक्वल टू ई वन प्लस 1 माइनस बी अपॉन के माइनस बी आर। इसमें ई क्या है, करंट अर्निंग, बी क्या है, डिविडेंड रेट, के क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल, आर क्या है, इंटरनल प्रॉफिटेबिलिटी, और जो ग्रोथ रेट है वो मैंने आपको बताया है कांस्टेंट लेके चलना है, जी इज इक्वल टू बी आर पर पीरियड। तो इसमें क्या है, डिविडेंड पर शेयर इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो व्हेन अर्निंग्स आर रिटेन्ड। तो जब हम रिटेन्ड अर्निंग्स करते हैं डिविडेंड पर शेयर एक्सपेक्टेड टू ग्रो होता है, और जिसमें भी थ्री सिचुएशंस हैं, ग्रोइंग फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म, डिक्लाइनिंग फॉर्म, वो सिमिलर हैं जो वॉल्टर वाली हैं। बट जो एमएम मॉडल है वो कम्प्लीटली डिफरेंट है इन दोनों मॉडल से। एमएम मॉडल मतलब मोडिगिलियानी मिलर मॉडल, इसमें क्या है कि जो डिविडेंड पॉलिसी है उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होने वाला मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर्स पर। इसके assumptions थोड़ी डिफरेंट है और हमें इसके assumptions पता होने चाहिए। अगर क्रिटिसिज्म आ जाए तो जो assumptions वाले पॉइंट है उनको ऑपोजिट करके हम इजीली लिख सकते हैं। तो इसमें assumptions क्या है, कैपिटल जो कैपिटल कंडीशन है परफेक्ट मार्केट कंडीशन है, जो इन्वेस्टर है वो रैशनल है, रिजिड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी है, कोई भी रिस्क नहीं है, कोई भी टैक्स नहीं है, कोई भी कॉस्ट ऑफ इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए कंपनी के बारे में उसकी कोई कॉस्ट नहीं है, कोई भी ट्रांजैक्शन कॉस्ट नहीं है, कोई भी इन्वेस्टर इतना लार्ज नहीं है कि वो इफेक्ट करे मार्केट प्राइस ऑफ द शेयर। तो ये मॉडल क्या कहता है, ये कहता है कि अगर फर्म में आपने कोई डिविडेंड इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ फर्म फ्रॉम पेमेंट ऑफ डिविडेंड इज सेट ऑफ बाय डिक्लाइन इन मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। अगर आपकी जो फर्म की वैल्यू है वो इंक्रीज हो रही है डिविडेंड पेमेंट से, तो उतना ही आपका डिक्लाइन हो रहा है मार्केट प्राइस ऑफ शेयर। तो इसमें क्या है, जो वेल्थ ऑफ शेयर होल्डर है उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं होगा। इसका फॉर्मूला क्या है, पीओ इज इक्वल टू डी वन प्लस पी वन अपॉन 1 प्लस के ई। पीओ क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द बिगिनिंग ऑफ द पीरियड, P1 क्या है, मार्केट प्राइस पर शेयर एट द एंड पीरियड, D1 क्या है, डिविडेंड रिसीव्ड इन द एंड, और KE क्या है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अब हमारा टॉपिक है वर्किंग कैपिटल क्या होता है। वर्किंग कैपिटल मतलब आपको फंड्स चाहिए शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए, ताकि आप परचेज कर सको, रॉ मटेरियल, पेमेंट ऑफ वेजेस कर सको, या आपकी जो दिन भर के डे टू डे एक्सपेंसेस है उनको कर सको, तो उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। तो फंड्स नीडेड फॉर फाइनेंसिंग द शॉर्ट टर्म और करंट एसेट्स, उसको हम बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। और जो वर्किंग कैपिटल है उसको सर्कुलेटिंग या रिवॉल्विंग कैपिटल भी बोलते हैं। वर्किंग कैपिटल हमें क्यों चाहिए, अगर हमें रॉ मटेरियल्स परचेज करने हैं या स्पेयर पार्ट्स परचेज करने हैं तो हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए। सैलरीज देनी है, डे टू डे एक्सपेंसेस करने हैं, या ओवरहेड कॉस्ट करनी है, या किसी भी तरह की सेलिंग कॉस्ट करनी है, अगर किसी कस्टमर को क्रेडिट देना है या फिर इन्वेंट्रीज को मेंटेन करना है, इन सब पर्पसेस के लिए हमें वर्किंग कैपिटल चाहिए होता है। अब वर्किंग कैपिटल के कुछ डिटर्मिनेंट्स हैं जो इफेक्ट करते हैं कि कितना वर्किंग कैपिटल चाहिए। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है, साइज ऑफ बिजनेस क्या है, ग्रोथ रेट क्या चल रहा है बिजनेस का, ये इफेक्ट करेगा वर्किंग कैपिटल नीड पर। प्रोडक्शन साइकिल क्या है, बिजनेस साइकिल क्या है, वर्किंग कैपिटल साइकिल क्या है, आपकी प्रोडक्शन पॉलिसी क्या है, क्रेडिट पॉलिसी क्या है, स्टॉक टर्नओवर कैसा है, अर्निंग कैपेसिटी क्या है, सीजनल वेरिएशंस कैसे हैं, प्राइस लेवल चेंजेस कैसे हैं, ये सारे फैक्टर्स डिटरमाइन करने में हेल्प करते हैं कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है।
नेक्स्ट है एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल। आपको एस्टिमेट करना है कि आपको वर्किंग कैपिटल कितना चाहिए, तो आप कैसे करोगे। ये 5 तरह के मेथड्स हैं जो आपको हेल्प करते हैं एस्टिमेट करने में कि आपका वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट कितना है। तो ये मेथड्स कौन कौन से हैं? परसेंटेज ऑफ सेल्स मेथड, रिग्रेशन एनालिसिस मेथड, कैश फॉरकास्टिंग, ऑपरेटिंग साइकिल, प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। परसेंटेज ऑफ सेल्स में आप डायरेक्टली बोल देते हो कि आपको सेल्स का इतना परसेंट एज अ वर्किंग कैपिटल रखना पड़ता है। रिग्रेशन एनालिसिस में हम ये इक्वेशन यूज करते हैं, दैट इज y इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। y क्या है वर्किंग कैपिटल, a क्या है इंटरसेप्ट, s क्या है स्लोप ऑफ रिग्रेशन लाइन और x क्या है सेल्स। कैश फोरकास्टिंग में आप डिटरमाइन करते हो कि आपकी कैश कितनी होने वाली है, फ्यूचर में कितना कैश आने वाला है। अगर आपकी रिसीट ज्यादा है पेमेंट से तो सरप्लस की कंडीशन है, अगर पेमेंट ज्यादा है रिसीट से तो डेफिसिट है, तो आपको वर्किंग कैपिटल की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। नेक्स्ट है ऑपरेटिंग साइकिल। ऑपरेटिंग साइकिल निकालने का फॉर्मूला क्या है? ऑपरेटिंग साइकिल अपॉन 365 या फिर 360 डेज, इन दोनों में से आप कुछ भी ले सकते हो, इनटू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड प्लस डिजायर्ड कैश। तो इससे आपका ऑपरेटिंग साइकिल या वो आ जाएगा, ठीक है, आपको जो वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट है वो आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रोजेक्टेड बैलेंस शीट मेथड। तो इसमें फ्यूचर की बैलेंस शीट प्रिपेयर कर ली जाती है। नेक्स्ट टॉपिक है मैनेजमेंट ऑफ कैश। आपको कैश मैनेज करना है। देखो कैश में सिर्फ जो कैश है वो करेंसी वाला कैश नहीं आएगा, इसमें बैंक डिपॉजिट्स भी आएंगे, करेंसी भी आएगा, बैंक ड्राफ्ट्स भी आएंगे, ये सारी चीजें कैश का पार्ट मानी जाती हैं। अब आपको फॉर्मुलेशन करनी है कि कैश की इनफ्लो कितनी है या आउटफ्लो कितनी है, वो होता है मैनेजमेंट ऑफ कैश। कैश का बेसिकली अगर हम साइकिल देखें तो क्या है, कैश आपके पास है, आपने इनपुट्स खरीदे, फिर प्रोडक्शन हुआ, फिर सेल किया, फिर सेल के पैसे आ गए, मतलब दोबारा आपके पास कैश आ गया। ये छोटा सा साइकिल है कैश का। तो मोटिव्स क्या है, आपको कैश किन किन चीजों के लिए चाहिए? ट्रांजैक्शन पर्पस के लिए भी चाहिए हो सकता है, प्रिकॉशनरी पर्पस के लिए भी चाहिए हो सकता है, स्पेकुलेटिव पर्पस के लिए भी कैश चाहिए हो सकता है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रिसीवेबल्स मैनेजमेंट। रिसीवेबल्स क्या होता है? अब जब आप क्रेडिट सेल करते हो तो उसको बोलते हैं रिसीवेबल्स। जो ये रिसीवेबल्स हैं ये आपका एसेट अकाउंट का पार्ट बनेंगे। तो जितनी भी अमाउंट ड्यू है कस्टमर से जिसको आपने क्रेडिट सेल किया है, दैट इज रिसीवेबल्स। तो जो रिसीवेबल्स हैं, रिसीवेबल्स इज अ फंक्शन ऑफ CR, CS, CT, CPP और SF। मतलब रिस्क, साइज, टर्म, पॉलिसी, सीजनल फ्लक्चुएशन। क्रेडिट का रिस्क कितना है, क्रेडिट का साइज कितना है, क्रेडिट का टर्म कितना है, क्रेडिट की पॉलिसी क्या है, सीजनल फ्लक्चुएशंस कैसी हैं, ये सारी चीजों पे डिपेंड करता है कि आपका रिसीवेबल्स मैनेजमेंट आप कैसे करोगे। ठीक है, अब रिसीवेबल मैनेजमेंट के कुछ स्टेप्स हैं। सबसे पहला स्टेप है क्रेडिट के स्टैंडर्ड्स, मतलब आप किसको क्रेडिट दे रहे हो। सेकंड क्या है, क्रेडिट का एनालिसिस करना। थर्ड क्या है, क्रेडिट का टर्म। फोर्थ क्या है, कैश डिस्काउंट। फिफ्थ क्या है, आपकी कलेक्शन पॉलिसी क्या है। और सिक्स्थ क्या है, कंट्रोल एंड मॉनिटर। ठीक है, लास्ट हमारा टॉपिक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट। देखो आपको इन्वेंट्री को मैनेज करना है, तो इन्वेंट्री में सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि इन्वेंट्री में आएगा ही क्या क्या। इन्वेंट्री में आएगा रॉ मटेरियल, वर्क इन प्रोग्रेस, फिनिश गुड्स और स्पेयर्स। पर्पस क्या है इन्वेंट्री होल्ड करने का? ट्रांजैक्शन पर्पस भी हो सकता है, प्रिकॉशनरी मोटिव भी हो सकता है, स्पेकुलेटिव मोटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट है इन्वेंट्री कंट्रोल की कुछ टेक्निक्स हैं। उन 6 टेक्निक्स के नाम क्या क्या हैं? एक तो है एबीसी एनालिसिस। एबीसी एनालिसिस में आप 3 कैटेगरीज में गुड्स को डिवाइड कर देते हो, एक तो हाई प्राइस मटेरियल, एक मीडियम प्राइस मटेरियल, एक लो प्राइस मटेरियल। नेक्स्ट है इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी। इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है? अंडर रूट 2 into annual usage into buying cost upon cost of carrying per unit as percentage। ठीक है, अगला है परपेचुअल इन्वेंट्री सिस्टम, बजटरी कंट्रोल सिस्टम। उसके अलावा काफी सारी कंट्रोल रेशियोज होती हैं जिसमें फॉर एग्जांपल आ गया स्टॉक टर्नओवर रेशियो वगैरह। उसके अलावा सेटिंग लेवल्स, आप लेवल सेटअप कर देते हो जैसे मैक्सिमम लेवल, मिनिमम लेवल, डेंजर लेवल, ऑर्डरिंग लेवल। ठीक है, आपका फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जल्दी जल्दी जो रिवीजन वाला कोर्स था वो कंप्लीट हो गया। डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।